नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद करेंगे। जमुई में होने वाली इस सभा से बिहार में एनडीए के चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। इस पहली चुनावी सभा में एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का जमुई से प्रचार अभियान करना लोजपा और जमुई के लोगों के लिए गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। भाजपा बिहार की सभी 40 सीट समेत 400 से अधिक सीट जीतने के राजग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब की बार 400 पार बिहार की जनता सभी सीटें एनडीए को देगी। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कुछ विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कुछ विहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया से है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकास नगर से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस ने 2 और लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीतापुर से नकुल दुबे का टिकट काटकर राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश के 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होगी। बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई थी। बैठक में समिति के सदस्यों ने जनता से मिले सुझाव पर चर्चा की थी। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले एक जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने मथुरा से कल ही अपने प्रत्याशी के तौर पर मुकेश धनगर के नाम का ऐलान किया है। वो भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से यहां सुरेश सिंह मैदान में है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अभी तक कई सूची आ चुकी है, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। लंबे समय से कांग्रेस का इन दोनों सीटों पर कब्जा रहा है, लेकिन बीते चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार मिली थी। सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद ये तय है कि रायबरेली से कोई नया कांग्रेसी उम्मीदवार ही मैदान में होगा, और वहीं अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी।
बिहार में कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के दो बड़े दल हैं और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी नहीं है। आज वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की है। संजय निरुपम के निलंबन के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस बीच संजय निरुपम ने भी कल एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था और लिखा था कि 1 सप्ताह का समय पूरा हो गया है और अब मैं खुद फैसला ले लूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। स्टार प्रवक्ताओं में शामिल गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उनको अच्छे जीन्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीज को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाले सेल्स को टारगेट करती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी। कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह तय करने को कहा था कि वह अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या नियमित जमानत पर। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी थी। अदालत से संजय सिंह को जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं। इनमें केस को लेकर कोई टिप्पणी न करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर न जाना शामिल है। आप नेता संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यही हम कह रहे हैं कि कोर्ट का काम है कि किसे बेल देना है, किसे नहीं। हालांकि बेल ही मिली है, वे शराब घोटाले से बरी नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अपना अकाउंट आभा आईडी के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सभी मौजूदा सीजीएचएस लाभार्थियों को अपनी आईडी को 30 दिनों के अंदर आभा आईडी के साथ लिंक कराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सीजीएचएस ऐप को आईएसओ प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। ये ऐप पहले से ही एंड्रॉइड मोबाइल पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए सीजीएचएस के लाभार्थी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने से लेकर नजदीकी सीजीएचएस अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना पहुंचे। 6 महीने पहले उन्हें कैंसर का पता चला था और वह मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली में थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील मोदी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं की हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाई सुशील मोदी के स्वास्थ्य संबंधित खबर सुन हैरान और दुखी हूं। 50 वर्षों से उन्हें जानता हूं। वो जुझारू और संघर्षशील प्रवृत्ति के धनी हैं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि 9 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया है और अब वे कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का PAT-1 विमान द्विपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास के लिए जापान पहुंचा। सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली में अश्विनी बीएसएफ अधिकारी संस्थान में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। यह प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होगी। शाम 6 बजे संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में बीएसएफ कला और शिल्प प्रदर्शनी देखी और बीएसएफ प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 115 से अधिक बीएसएफ कर्मी और उनके परिवार के लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के एक घर में पैंथर घुस गया, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके असर से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग ने 2 दिन और बादलों की आवाजाही बने रहने और 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादलों की आवाजाही का अनुमान जारी है। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो शुक्रवार को 35 डिग्री के आसपास रहेगा। शुक्रवार से लेकर रविवार तक तेज हवा चलेगी। इसके बाद तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। गुजरात के मोरबी में पनेली रोड पर एक फैक्ट्री में कल दोपहर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा। कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में चिंगारी निकली थी, जिससे आग लग गई। अयोध्या में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के किसी भी धर्मस्थल पर पहुंचने वालों की तुलना में बहुत अधिक है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय उद्यान में 3,27,493 पर्यटक आए, जिनमें 3,13,574 भारतीय पर्यटक और 13,919 विदेशी पर्यटक शामिल थे। आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। ये दिन हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर में मजबूत बढ़ोतरी के दम पर मार्च में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र की बढ़ोतरी 16 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला 1 महीने भारत में एक टीम भेजेगी, जो देश में 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश करेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैंपस में भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित कर सकती है। मारुति सुजुकी ने किया 3 करोड़ कारों का प्रोडक्शन। कंपनी ने बताया कि उसने अपने 40 साल 4 महीने के सफर में 3 करोड़ वाहनों के उत्पादन का जबरदस्त आंकड़ा हासिल कर लिया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में अलग अलग तरह के वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 अप्रैल से 4 नए सूचकांकों को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये सूचकांक कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में लॉन्च किए जाएंगे। 2023-24 में बीते साल के मुकाबले यूपीआई में बड़ा उछाल देखने को मिला। लेन देन की संख्या के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शन में 56% का ग्रोथ हुआ। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी की। मैगजीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ऐसे एशियाई उद्योगपति हैं जो $100 बिलियन क्लब में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने काला नमक चावल की किस्म के निर्यात पर अहम निर्णय लिया है। सरकार ने 6 निर्दिष्ट सीमा शुल्क केंद्रों के माध्यम से इस पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है।
भारत और मलेशिया के बीच संपर्क बेहतर बनाने के वास्ते मलेशिया एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर साझेदारी के लिए प्रारंभिक समझौता किया है। दोनों एयरलाइन के बीच समझौता लोगों को मलेशिया और भारत के बीच निर्बाध यात्रा के अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद करेगा। भारत में अब तक $50 अरब निवेश कर चुका अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन समूह आगामी वर्षों में भारत में अतिरिक्त $25 अरब के निवेश की योजना बना रहा है, जो मुख्य तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में होगा। आईटी क्षेत्र की दिग्गज HCL टेक ने ऐलान किया कि उसने उद्योग समाधान निर्मित करने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। इसके तहत HCL टेक 25,000 इंजीनियर्स को गूगल जेमिनी पर सक्षम करेगा। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने कहा कि भारतीय यात्री अब सिंगापुर में 8,000 व्यापारियों के बीच तत्काल, निर्बाध और सुरक्षित भुगतान के लिए फोन पे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ताइवान में कल आए 7.7 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस तीव्र भूकंप के बाद प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली की कोशिशों में जुटा हुआ है। ताइवान में 10 मंजिला यूरेनस बिल्डिंग, जो कि भूकंप के कारण झुक गई है, उसके किसी भी वक्त गिरने की आशंका है। प्रशासन इससे होने वाले किसी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। उत्तर अमेरिका के मैक्सिको में आग की लपटें फैल गई हैं। देश के सूखे के कारण दर्जनों जंगल में आग भड़क उठी थी। निवासियों ने मक्के के खेत में लगी आग को बुझाने के लिए घंटों काम किया। तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर वान में कुर्द समर्थन वाले निर्वाचित मेयर अब्दुल्ला ज़ेदान की उनके पद पर बहाली हो गई है। चुनाव बोर्ड के इस फैसले के बाद से हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए 100 अरब यूरो के फंड देने पर विचार किया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी रवांडा प्रवास योजना लागू करने की दिशा में आ रहे गतिरोधों को हटाने के लिए मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन से हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी न्यायालय की सदस्यता पाने से ज्यादा जरूरी है प्रवासन को रोकना। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए फिलिस्तीन अपना दबाव बढ़ा रहा है, वो भी उस समय जब गजा में इजरायल और फिलिस्तीनी हमास आतंकवादियों के बीच चल रहे संघर्ष को 6 महीने होने वाले हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम में कई शहरों पर खराब मौसम का भारी प्रभाव पड़ा है। एक के बाद एक आ रहे बवंडरों ने शहरों के बुनियादी ढांचे, घरों और सांप्रदायिक क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उसने आगाह किया है कि नकदी संकट से जूझ रहे देश में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रह सकता है। वह लगातार 3 साल तक घाटे में रह सकता है। वहीं लगभग 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली गुजरात टाइटंस अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स ने भी 3 मैच खेले हैं। उन्हें 1 मैच में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली है। टीम 8वें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 106 रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए खुद को अंक तालिका में शीर्ष पर ला दिया। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने 39 गेंद में 85 रन की शानदार पारी खेली। केकेआर 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेन्नई में अपना अगला मुकाबला खेलेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोटिल होने के बाद आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। मावी को लखनऊ ने इस साल की नीलामी में 6.4 करोड़ में खरीदा था। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले को 192 रन से जीतकर 2 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में 36 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,500 रन पूरे कर लिए।
श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 3 मैच की T20 सीरीज को श्रीलंका ने 2-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन का मानना है कि इंग्लिश टीम भारत में टेस्ट सीरीज 4-1 से हारने के लिए बदकिस्मत रही और उनका मानना है कि अगर चीजें उनके पक्ष में होती तो यह 3-2 से जीत हो सकती थी। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर समाप्त हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में सुमित नागल को इटली के लॉरेंजो सोनेगो के हाथों हार मिली। शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में हमवतन खिलाड़ी अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हराया। डोपिंग के प्रतिबंध से वापस आने के बाद सिमोना हालेप मैड्रिड ओपन में खेलती नजर आएंगी। मैड्रिड ओपन में हालेप को मिला है वाइल्ड कार्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार खेल जारी है। टीम ने कल मुकाबले में एस्टन विला की टीम को 4-1 से हरा दिया। मैन सिटी की इस जीत में टीम के स्टार खिलाड़ी फिल फोडेन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। आर्सेनल की टीम प्रीमियर लीग में दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी ल्यूटन टाउन को 2-0 से हराकर हासिल की। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रोजेक्ट को भेजने के लिए 1 अगस्त 2024 से वेबसाइट खुल जाएगी। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 तय की गई है। संजय लीला भंसाली की आगामी सीरीज हीरा मंडी का दूसरा गाना तिलस्मी बाहें रिलीज हो चुका है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान तब्बू की फिल्म क्रू ने 50 करोड़ रुपए के कलेक्शन की ओर बढ़ रही है। ये मेरी फैमिली 3 का नया सीजन दर्शकों के बीच आने के लिए है तैयार। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्दी OTT पर भी रिलीज किया जाएगा। तेलुगु अभिनेता विश्वक सेन की अपनी फिल्म गामी OTT पर रिलीज के लिए है तैयार। लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरित मोंगा ने फिल्म की एक झलक को अपने फैंस के साथ साझा किया है। मनोज बाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 16 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रेग मैक्रो एक्शन का तड़का लगाते नजर आएंगे। क्रेग मैक्रो को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।